नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मध्य प्रदेश में एसआईआर के दौरान अब कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे। 100 स्क्वायर फीट का एक घर है और इसमें सामान्य तौर पर 8 या फिर 10 लोग हो सकते थे, क्योंकि घर केवल 100 स्क्वायर फीट का है। लेकिन इस घर में 108 वोटर्स मिले हैं। और इतना ही नहीं, ये जो वोटर मिले हैं वो एक परिवार के भी नहीं है, ये तो तय है, लेकिन उनकी जातियां भी एक नहीं है। सभी वोटर्स 21 अलग अलग जातियों के निकले हैं। और यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यह सब एक मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। जैसे ही यह खुलासा हुआ, कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। अब पूरा मामला क्या है, समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट से, फिर करेंगे कुछ खास मेहमानों का रुख। भोपाल की नरेला विधानसभा सीट से मंत्री विश्वास सारंग विधायक हैं। उनकी सीट पर अब एसआईआर की प्रक्रिया के बीच एक अनोखा मामला सामने आया है। विधानसभा का वार्ड नंबर 75, ये वार्ड रतन कॉलोनी में आता है। यहाँ मकान नंबर 1 में फूलबाई साहू अपने परिवार के 3 सदस्यों के साथ रहती है। लेकिन बीएलओ के जरिए जांच की गई तो 4 सदस्य नहीं, बल्कि इस घर में 108 लोगों के रहने की जानकारी मिली। भोपाल की नरेला विधानसभा क्षेत्र में जब एसआईआर का काम हुआ और बीएलओ इसी मकान नंबर 1 जो कि नरेला विधानसभा में आता है वहां पर पहुंची तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि जहां पे जब बीएलओ पहुंचे तो वहां पर पता चला कि इस मकान में 108 वोटर से हैरानी की बात है कि 400 स्क्वायर फीट का ये मकान है और इस मकान में 108 वोट और 21 जातियों के ये वोट हैं। जो मामला सामने आया इसको लेकर आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि बीएलओ से बात हुई आप? हम लगातार पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं, बीएलओ से संपर्क कर रहे हैं, बीएलओ से निवेदन कर रहे हैं कि किसी तरीके के किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव में आकर कोई भी गलत कार्य नहीं करें, नहीं तो एसआईआर खत्म होने के बाद में हम खुद वोटर लिस्टों की जांच करेंगे और जहां गलती पाई जाएगी वह संबंधित अधिकारी के खिलाफ हम शिकायत करेंगे। ये पहला अनोखा मामला है जहां 400 स्क्वायर फीट के घर में 108 लोगों के रहने की जानकारी सामने आई है। दिलचस्प बात यह है कि इस घर में एक आटा चक्की भी है। ये कैसे संभव हो सकता है? बीएलओ ने जांच की तो उन्होंने पाया कि इस घर में 4 सदस्य ही रहते हैं। बाकी के लोग जो वोटर लिस्ट में जुड़े हैं वे सभी फर्जी हैं। हैरत की बात यह भी है कि 108 वोटर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 21 जातियों के हैं। यही सर, यहाँ पे आए हम तो यहाँ पे तो घर क्रमांक तो 1 है, लेकिन इसमें 4 लोग हैं, बाकी के सब इधर उधर के ही। 108 वोटरों का हाउसफुल सच, 400 स्क्वायर फीट का घर और 108 वोटरों का रहस्य। छोटा घर बड़ा खेल, जांच में हड़कंप। 108 वोटर, 21 जातियां, एक घर का चौंकाने वाला सच। जांच में घर में 4 लोगों के रहने का हुआ खुलासा। मंत्री विश्वास सारंग की विधानसभा का मामला। कांग्रेस ने फिर लगाए वोट चोरी के आरोप। एसआईआर की कछुआ चाल पर उठ रहे सवाल। एसआईआर की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट का फर्जीवाड़ा भी सामने आने लगा है। अब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण भी हो रहा है। ऐसे में प्रक्रिया की धीमी गति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले तो बीएलओ को डोर टू डोर नहीं पहुंचने पर सवाल उठे थे और अब जब बीएलओ घर पहुंच रहे हैं तो सियासी तौर पर भी आरोप लगने लगे हैं। इस पूरे मामले में बीएलओ की जानकारी में ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल किस तरीके से एसआईआर के तहत अब इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, ये उसका उदाहरण है। कैमरामैन सेलन के साथ मनोज राठौर, बीएसटीवी भोपाल। तो देखा आपने किस तरीके से 400 स्क्वायर फीट के घर में 108 वोटर्स मिले हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में बीजेपी से डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में विनोद तिवारी जी जुड़े हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ में कांग्रेस से अमित तावरे जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपके पास में आते हैं। ये तस्वीरें, ये खबर आपके लिए भी हैरान करने वाली है। एक घर में, और घर केवल 400 स्क्वायर फीट का, उसमें 108 वोटर्स मिले। नहीं रोहित जी, हम तो कह ही रहे हैं ना कि एसआईआर की प्रक्रिया को इसीलिए तो करा जा रहा है कि वोटर वेरिफिकेशन हो, उसमें जो है शुद्धिकरण हो। और शुद्धिकरण प्रक्रियाओं का विरोध कौन सा दल कर रहा है? तो पूरा देश देख रहा है। पश्चिम बंगाल में भी अगर एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कोई कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस समर्थित दल ही कर रहे हैं, जिसका विरोध नहीं कर पा रहे। हम तो कह रहे हैं ना। और दूसरी बात है कि ये तो स्पष्ट हो गया है कि पारदर्शी प्रक्रियाओं के साथ में आज वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रियाओं को जो है बीएलओ और बीएलए के माध्यम से किया जा रहा है। और उसी के कारण तो इस तरह की अगर कोई जिस तरह की अभी गड़बड़ियां पकड़ी जा रही है तो 2003 के वेरिफिकेशन को तय किया जा रहा है ना। और 2003 में सरकार किसकी थी, तो ये लोग किसके पक्ष में वोट डाल रहे थे, ये तो सहजता ही समझा जा सकता है। क्योंकि जब अगर निर्धारण किया गया था। प्रेम व्यास जी,
क्या इस बार जिस तरीके से एसआईआर में लगातार वेरिफिकेशन किया जा रहा है उसके बाद में ये गलतियां सुधर जाएगी? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है इसमें एड्रेस को लेकर के कोई खास कॉलम नहीं भरे जा रहे हैं, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि यदि एक ही घर में 108 लोग रह रहे हैं तो उनका नाम सिर्फ इसलिए हट जाएगा क्योंकि एड्रेस एक दिया गया है। यहां पे केवल वोटर्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि वो वोटर्स अभी भी रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, उनको एक फॉर्म दिया जाएगा, यदि वो उस फॉर्म को भर देंगे तो शायद से उनका नाम रहने वाला है। देखिए, प्रथम चरण में हम लोग तय कर रहे हैं, चुनाव आयोग तय कर रहा है कि वोटर वेरिफिकेशन हो, कौन लोग कहां पर किस एड्रेस पे रह रहे हैं, और उसके बाद में मुझे लगता है निर्धारित प्रक्रिया है, और उसके बाद जिलाधीश तय करेंगे कि वो लोग वहां पर एपिक नंबर उनके क्या है और किस तरह से, अगर वे फर्जी वोटर बने हैं जिनका नामो निशान वहां पर नहीं, तो उनको हटाने का काम करेंगे। इसी तरह से तो बिहार में किया गया था, 45 लाख नाम अगर काटे गए थे, तो मुझे बताइए एक भी कांग्रेस के बीएलओ बीएलए या किसी व्यक्ति ने भी शिकायत करी थी क्या? तो मुझे लगता है पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, और आज अपन देख सकते हैं बीएलओ है वहां पर, ईआरओ है, डीईओ है, और उसके बाद में जो है बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप से किस तरह से वो पूरी प्रक्रियाओं को जो है सुचारू रूप से कर रहे हैं। ऐप आधारित वेरिफिकेशन भी है और उसका जो है जीपीएस ट्रैकिंग प्रक्रिया से भी हो रहा है। तो कोई भी स्पष्टता से देख सकता है कि अगर ज्यादा वोटर जुड़े हैं, एक ही एड्रेस पे ज्यादा लोग जुड़े हैं, तो वो कहां पर है, क्या एपिक नंबर है, और उनको हटाने की जो प्रक्रिया निश्चित रूप से किया जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि शुद्धिकरण हो, लेकिन वो कौन लोग है, चोर मचा है शोर, अगर इतने लोग पकड़ाते हैं तो ये कौन तय कर सकता है कि वे कांग्रेस के वोटर है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर है? लेकिन जो शोर मचाता है निश्चित रूप से वही उसके लिए जवाब दे सकता है और जवाबदेही तय कर सकता है। जीतू पटवारी जी ने कहा था ना कि हमारे बीएलए साथ में जाएंगे, बताइए कितने बीएलए आज कांग्रेस की तरफ से लगे, लेकिन जैसे ही वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, जैसे ही नाम काट दिए जाएंगे, तो जिस तरह से राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र में कहा था 3 फरवरी 2025 को, पहले उनका स्टेटमेंट था कि 70 लाख कट गए, फिर स्टेटमेंट आया कि 1 करोड़ लोग जो ऐड हो गए, उसके बाद चुनाव आयोग ने अलग डाटा दिया था। तो कहीं पर ऐड करने के कारण हम हार गए, कहीं पर जो है काटने के कारण हम हार गए, और मध्य प्रदेश में जो है आगे आने वाले समय में कहेंगे ना देखने के कारण हम हार गए। तो मुझे लगता है यह पटकथा कांग्रेस की पुरानी है। जब वेरिफिकेशन प्रक्रिया हो रही है तो उसमें सम्मिलित हो, कहीं कोई ऐसा लगता है कि भारत के लोकतंत्र में घुसपैठ करने की कार्य कर रहा है, तो ये आपका भी दायित्व है कि उस व्यक्ति को चिन्हित करके जो है चुनाव आयोग को बताएं और चुनाव आयोग उसको हटाने का कार्य करेगा। इस मामले को विनोद तिवारी जी से भी समझ लेते हैं। विनोद तिवारी जी, आखिर कहां पे चूक होती है, कहां पे गलती होती है? कैसे ये संभव है कि एक ही घर में 100 मतदाताओं को जोड़ दिया जाता है उनके नाम पे, उनके एड्रेस पे, और जब जांच की जाती है तो पता चलता है 100 ऐसे लोग हैं जो उस परिवार के सदस्य ही नहीं है, 21 अलग अलग जातियों के लोग मिले हैं। तो चूक कहां पे होती है सर? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि चुनाव आयोग हो या राजनीतिक दल हो, सरकार का जो सिस्टम है, सरकार की जो मशीनरी है वो तो वही है, चाहे वो सरकार यूज करे उसका या चुनाव आयोग यूज करे, और जो सत्ताधारी दल होता है वो उसका सबसे ज्यादा उपयोग करता है। ऐसे में अगर कहीं लाभ की स्थिति बनती है तो सत्ताधारी दल को ही एसआईआर का लाभ मिलना है, ये बात तय समझ लीजिए। एक बात। दूसरी बात, एक से अधिक, एक घर में 400 स्क्वायर फीट के घर में अगर 108 वोटरों के नाम मिल रहे हैं तो ये बड़ी शेमफुल पोजीशन है, क्योंकि हम लगातार यहाँ देख रहे हैं 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में अगर प्रेम व्यास जी ये कहें साहब हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो ये मतदाता सूचियों का तो अपग्रेडेशन हमेशा निरंतर प्रक्रिया है, कोई पहली बार थोड़ी हुआ 2003 के बाद। भाई 2003 के बाद जितने भी चुनाव हुए, वो चुनाव के पहले एक बार वोटर लिस्ट अपडेट होती है, तो वो अपडेशन के समय पे ये सब कुरीतियां, ये कमियां दूर करना चाहिए थी, लेकिन चूंकि उनको अनदेखा किया गया है। अब देर आए दुरुस्त आए, एसआईआर जो कर रही है, एसआईआर के जो माध्यम से जो हो रहा है, इसमें विपक्षी दल हो या सत्ता पक्ष के लोग हो, सबको बहुत जागरूकता के साथ काम करना चाहिए, और जहां भी फर्जीवाड़ा हो उस फर्जीवाड़ों को खत्म करना चाहिए, क्योंकि आखिर हम देश सबसे पहले है, राष्ट्र सबसे पहले, उसके बाद राजनीतिक दल है। अगर देश बचेगा तो राजनीतिक दल बचेंगे। अगर विश्वसनीयता आपने खो दी तो फिर कुछ नहीं बचेगा। जहां तक बात प्रेम व्यास जी की है, प्रेम व्यास जी अभी भी कांग्रेस पे ही आरोप लगा रहे हैं। 20 साल से सरकार में आप ही हैं, आप ही के लोग काम कर रहे हैं, और अगर कहीं जुड़ा होगा या घटा होगा तो प्रेम व्यास जी आपकी पार्टी के ही लोगों के प्रभाव में घटा बढ़ा होगा। और हम जब नरेला की बात कर रहे हैं तो नरेला में तो विश्वास सारंग पिछले 3 बार से लगातार विधायक हैं, है ना, और आप सब जानते हैं कि कितना एग्रेशन से काम करते हैं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ये बात तय है कि इसमें शुद्धि होना चाहिए, और ये प्रक्रिया जो हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। प्रेम व्यास जी जवाब देना चाहते हैं। प्रेम व्यास जी, जो बात विनोद तिवारी जी कह रहे हैं, बिल्कुल, जो बात विनोद तिवारी जी कह रहे हैं, देखिए वो तो सही है ना
प्रदेश में आपकी सरकार है, 14 सालों से आप केंद्र में भी है, लगातार 10 साल 11 साल आपको केंद्र में हो गए, 20 सालों से आप यहां पे राज्य में भी आपकी सरकार है। अब ऐसे में यदि चूक होती है, यदि कहीं पे गलती होती है, तो आपकी भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होगी ना, क्योंकि हर चुनाव से पहले जैसा कि विनोद तिवारी जी कहते हैं कि अपडेट किया जाता है, तो फिर कहां पे चूक हो रही है? सिर्फ अपडेट की प्रक्रिया होती है। और आपने कहा विश्वसनीयता, तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे कौन प्रश्न चिन्ह उठा रहा है पूरे देश में? ये तो सहजता से देखा जा सकता है बयानों के माध्यम से। और आपने कहा कि त्वरित लाभ जो है सत्ता दल को मिलता है, तो 2003 में एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी ना, तो यह मान लिया जाए कि उस समय त्वरित लाभ जो है कांग्रेस को मिला था और कांग्रेस ने उस त्वरित लाभ के लिए फर्जी वोटर जुड़वाए थे। मैं आज की स्टेटमेंट्स को कोट कर रहा हूं। अगर मान लिया जाए कि वास्तविकता में त्वरित लाभ अगर किसी को अर्जित होता है, जैसा आपने कहा सत्ताधारी दल, 2003 में सत्ताधारी दल कांग्रेस था और केंद्र के बाद भी उसके बाद केंद्र में रहे लगभग 10-12 साल तक, तो उसके बाद में तो लाभ अर्जित होना कांग्रेस को है। उसके बाद में आप बताएंगे हरियाणा में एक भी शिकायत 45 लाख वोटर हटने की गई क्या? और प्रशांत भूषण की गलत हलफनामा देखे गए। मुझे लगता है एक जो है प्रकाश उनके तरफ भी डालना चाहिए कि ठीक है। मुझे लगता है विनोद तिवारी जी आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। विनोद जी। व्यास जी एक बात बताइए मुझे कि आप कह रहे हैं 2003 में सत्ताधारी दल कांग्रेस था, लेकिन 2003 के बाद तो आपकी पार्टी की सरकार आ गई थी ना। 2003 के जब चुनाव संपन्न हुए उसके बाद से आपने क्या किया? ये गड़बड़ियां क्यों नहीं रोक पाए? ये गड़बड़ियां रुकना चाहिए थी ना। गड़बड़ी कोई भी करे तो गड़बड़ी होती है ना, इसको कैसे रोकेंगे आप? देखिए मैंने इसीलिए तो कहा कि उस कार्यकाल में एसआईआर लगभग देश में 4 बार हुआ। एप्लीकेशंस के काम बारी-बारी से एसआईआर करने का जो मुख्य एसआईआर का मुख्य उद्देश्य ये है ना विनोद जी कि अगर कोई फर्जी तरीके से जुड़ गया, अगर किसी ने घुसपैठ कर ली है तो उसको चिन्हित करें, गृह मंत्रालय को नाम भेज जाएंगे, उसके बाद तय किया जाएगा कि वो कहाँ का वोटर है। और जो व्यक्ति गलत नाम से जुड़ता है वो अपना ओरिजिनल एड्रेस तो कभी डालेगा नहीं। अगर सपोज कोई घुसपैठिया बांग्लादेश से आया है तो वह अपना बांग्लादेश का एड्रेस तो डालेगा नहीं, वो यही का एड्रेस डालेगा। लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया में उसका खुलासा होगा तो निश्चित रूप से उसका एपिक नंबर है। जैसे हम देख चुके हैं ना, वो एक मॉडल के नाम पर 20 आदरणीय राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी थी। उसके बाद वो मॉडल आई, उसके बाद जो व्यक्ति एक महिला आई जिसका फोटो भी लगा था, उसका पति भी आया कि हमारा एपिक नंबर अलग है। तो मुझे लगता है कि जो प्रक्रियाएं हो रही है ये पारदर्शी है। इस चीज का जो है प्रमाण है कि जिस तरह से अगर एक घर की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस तरह की प्रक्रियाएं पूरे मध्य प्रदेश में होगी। मुझे वही देखना है कि क्या बीएलओ बीएलए जो कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, हमारी तरफ से तो हमने कहा है कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो है वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं का हिस्सा बने। विनोद तिवारी जी, यानी कि अगर एसआईआर ना हो, अभी यदि देश में एसआईआर नहीं हो रहा था, तो क्या हम ये मान के चले कि इस तरीके के वोटर्स के लिए हमेशा से जगह रही है? क्योंकि इससे पहले भी जितने चुनाव हुए हैं उसमें भी तो ये वोटर्स कहीं ना कहीं वोट डालते रहे होंगे। भाई आप ये देखिए कि जब आप कह रहे हैं 2003 के बाद कोई एसआईआर नहीं हुई है और अब एसआईआर हो रही है 22 साल बाद, 23 साल में, तो आप ये मान लीजिए कि 20-22 साल तो लगातार ये फर्जी वोटिंग चलती रही ना, और किसी न किसी का उपयोग तो किया ही गया होगा। और आपको पता है कि हम पंचायत चुनाव से लेके और लोकसभा तक के चुनाव की बात अगर करें तो अलग अलग स्तर पर वोटरों को अलग अलग तरीके से रिझाने की बात चलती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को लाभ मिल जाता है जो प्रभावशील होते हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश 2003 के बाद से लगातार कांग्रेस यहाँ पे कमजोर होती रही है और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव यहाँ पे बढ़ता रहा है। तो निश्चित रूप से जिस तरह के जो एक क्षेत्र में अगर एक घर में 108 या 100 वोटर निकल रहे हैं, 70 वोटर निकल रहे हैं या 60 वोटर निकल रहे हैं, तो ये बड़ी चिंतनीय बात है। ये नहीं होना चाहिए और इस चिंता को दूर करने के लिए हमको तत्काल एसआईआर में सबको सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, ये बात जो कह रहे हैं एसआईआर 22 साल बाद हो रही है, लेकिन जो अपडेशन होता है उस अपडेशन में सरकारी कर्मचारी का इतना आईक्यू तो होना चाहिए कि भाई एक एड्रेस में कितना बड़ा मकान है, 2 कमरे का है, 3 कमरे का, और इसमें 100 लोगों के अगर नाम है तो उसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। या जो वहां का सेक्टर अधिकारी होगा, जो निर्वाचन अधिकारी होगा जिले का, जो एक एसडीएम स्तर का अधिकारी होता है कलेक्टर के अंडर में, वो एक निर्वाचन शाखा का पूरा, उसके पास काम ही यही होता है। अगर वो इसका वेरिफिकेशन नहीं कर रहा तो कहीं कहीं उसकी भी चूक है। इस चूक को दुरुस्त करना चाहिए। एसआईआर के माध्यम से जो चूक दूर हो रही है ये अच्छी बात है और ये चीजें सामने आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाली है। लेकिन हमको इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि राजनीतिक दलों को बजाय एक दूसरे के ऊपर आरोप थोपने से बेहतर है कि शुद्धता लेके आए। ठीक है अमित तावरे जी, एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में हो रही है, 12 राज्यों में शुरू कर दिया गया और अब देखिए
कांग्रेस पार्टी आखिर इसका विरोध कर रही थी, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से तो इस तरह की खामी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि वोट चोरी। आप ये कैसे तय कर लेते हैं कि ये जो 100 अलग लोग निकल के यहाँ पे सामने आए हैं परिवार के अलावा, वो भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर थे? देखिए, हमारा देश जब आजाद हुआ, सरकार बन रही थी और हमारे देश के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा साहब अंबेडकर जी के नेतृत्व में संविधान निर्माण जब चल रहा था, तो संविधान की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि इस देश को राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ शिफ्ट किया जा रहा था। और राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ जब शिफ्ट होता है तो कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश के लोगों को एक सबसे बड़ा अधिकार मिला था कि जो कि खुद जवाहरलाल नेहरू जी और तमाम नेताओं ने दिया था कि एक वोट से आप चाहो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी आप उनके पद से हटा सकते हो। ये ताकत उन्होंने आम हिंदुस्तानी को दी थी कि आप जिस सरकार को नापसंद करो, जिस जनप्रतिनिधि को आप नापसंद करो। तावरी जी, इस बात से कहां कोई इनकार कर रहा है, लेकिन सवाल तो यह है कि यदि आप ये कह रहे हैं कि इस घर से इतने लोग निकले हैं, ये वोटर भारतीय जनता पार्टी के, आप ये कैसे तय कर लेते हैं? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। बात यह है कि जब हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो 200 से ज्यादा मीडिया के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री जी ने तो 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, इसमें पत्रकार उनसे खुद सवाल पूछ सकते हो। तो इतने सारे प्रमाण के बाद भी आप कल्पना करिए, बिहार में चुनाव चल रहा है और अंतिम प्रकाशन के बाद भी चलते चुनाव में 3.5 लाख वोट जोड़ दिए जाते हैं। और वो प्रधानमंत्री जो कई राउंड के वोटों में तीसरे नंबर पर रहे वाराणसी में, वो मैंने देखा कि वो बढ़िया गमछा उड़ाते हुए जनता के बीच जा रहे थे। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और इस शक की सबसे ज्यादा बू जब आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले एक नियम था कि जो भी चुनाव आयुक्त चुने जाएंगे उसमें एक नेता प्रतिपक्ष होंगे। अमित तावरे जी, आप सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि आखिर आप ये कैसे तय करते हैं कि वोटर भारतीय जनता पार्टी के, और इसके अलावा आखिर एसआईआर प्रक्रिया की वजह से ही इन सारी खामियां निकलकर सामने आ रही है और सरकार का दावा है कि इन खामियों को दुरुस्त भी कर दिया जाएगा। तो सवाल तो यह है कि आप खुद भी ये मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो प्रेजेंटेशन में वो तमाम सबूतें सामने रखते हैं, वो ये बताते हैं कि देखिए एक घर में कितने कितने मतदाता वहां पर थे। अब मध्य प्रदेश में भी इस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, फिर इस प्रक्रिया का विरोध क्यों किया जा रहा था? आपकी बात से एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि राहुल जी ने और कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया उसके बाद सरकार की नींद जागी और एसआईआर ये लोग करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब तक चोरी की सरकार चल रही थी। एक बात तो आप समझ रहे हैं। यदि मैं आपकी बात को ही मान लूं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात को मान लूं तो ये तय है कि 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, 2024 की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो, किसी भी प्रदेश की बात हो, ये चोरी की सरकारें इन्होंने अभी तक बनाई हैं। दूसरी बात ये है कि जब इतने बार के विधायक हैं विश्वास सारंग, मेरा एक सवाल ये है, सुनिए बिल्कुल सुनिए, आप ये बताइए कि इतने साल से सब चोरी चल रही है तो आपने चुनाव आयोग में कितनी कंप्लेंट की? आपके नेता ने कितनी कंप्लेंट की चुनाव आयोग में? क्योंकि मेरे पास हरियाणा का एक मामला है जिसमें उन्होंने कहा था आपको 250 वोट एक जगह मिले एक घर में, लेकिन वो घर जो है वो 1 एकड़ में बना हुआ था, उसकी भी कोई कंप्लेंट रिटर्न में नहीं है। आप अपने स्टेटमेंट में पत्रकार वार्ता करते रहिए, लेकिन जब तक आप रिटर्न कंप्लेंट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो चुनाव आयोग है या गृह मंत्रालय है या जहां भी जो भी फोरम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फोरम है, उस फोरम पे कहीं आप गए हैं? कितनी शिकायतें करी हैं आपने, ये तो बताइए आप हमें। अमित तावरे जी, ये प्रश्न आप ही से है। राहुल गांधी प्रेजेंटेशन में सबूत रखते हैं लेकिन जांच एजेंसियों के सामने क्यों नहीं रखते? ये लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझ सकते कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि यदि चौराहे पर खड़ा होकर भी कोई हिंदुस्तानी ये बोले कि मेरे वोट की चोरी हुई है तो चुनाव आयुक्त को, पूरी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात करी मेरे मित्र ने। मैं अपनी बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, हमारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, लाखों शिकायतें पेंडिंग हैं। अब मैं गठबंधन की बात करता हूं, ये लोग हलफनामे की बात करते हैं।
हलफनामे की भी यदि बात करी जाए तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जो रहे, एक तो हमारे मध्य प्रदेश से ही रहे ओपी रावत साहब, सीनियर आईएएस, उनका स्टेटमेंट यदि पढ़ा जाए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी को भी हलफनामा देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई देश का विपक्ष का नेता ये बोल रहा है कि यहाँ गड़बड़ी हुई है और आपको साक्ष्य दे रहा है, कभी आपने विनोद तिवारी जी, यदि हलफनामा देने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन में आकर के रोज नए नए तथ्य रखते हैं, कहते हैं कि हाइड्रोजन बम फुर रहे हैं, तो न्याय क्या इन्हें ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं भाई, ये देखिए, हलफनामा मत दीजिए, लेकिन वहां पे एक कंप्लेंट तो भेजिए कि साहब ये फर्जी है और ये असली है। आपने उस अथॉरिटी के पास जब तक कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होगी, वो कैसे जांच कर लेगी? भाई एक नियम है रूल्स ऑफ बिजनेस में कि अगर बगैर सिग्नेचर के कोई एप्लीकेशन आती है तो उसमें संज्ञान नहीं लिया जाता है, क्योंकि उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। जब तक आप किसी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी नहीं बनाएंगे तब तक उस डॉक्यूमेंट पे कैसे एक्शन होगा? तो मेरा निवेदन यही है तावड़े जी से कि बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए, और वोट चोरी हो रही है तो उसको वोट चोरी को रोकना चाहिए। लेकिन आपको वोट चोरी रोकने के लिए कहां जाना पड़ेगा? भाई अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हो कि नहीं जाते? या प्रेस में स्टेटमेंट देते हैं मेरे घर में चोरी हो गई तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेगी? भाई आप समझिए इस बात को, प्रक्रिया को समझिए। जो प्रशासनिक और लोक प्रशासन की जो प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। भले आप सर्वोच्च नेता हैं देश के, लेकिन आपको उस फोरम तक जाना ही पड़ेगा जिस फोरम पे वो सुनवाई होती है। भाई आप हलफनामा मत दीजिए, लेकिन रिटर्न कंप्लेंट तो दीजिए कि साहब ये 10 वोट जो है फर्जी हैं, या 10 वोट चोरी हो गई हैं, या 100 वोट ये नकली है, ये वोट नहीं है यहाँ पे, या ये बांग्लादेश से आए हैं, या बिहार से आए हैं, या भूटान से आए हैं, नेपाल से कहां से आए, ये पता कैसे चलेगा? भाई आपने मुंह उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, तो इससे अमित तावड़े जी, छोटा सा जवाब विनोद तिवारी जी के प्रश्न का, उसके बाद मैं डॉक्टर प्रेम व्यास के पास में जाता हूं। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जो आरोप अमित तावड़े लगा रहे थे वो ये कह रहे हैं कि लगातार जो आपकी सरकार बनी है 2014 में बनी हो, 19 में बनी हो या फिर 24 में, वो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी की वजह से ही आपकी सरकार बनी है। और जब ये सबूत राहुल गांधी रखने लगे मीडिया के सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से, उसके बाद में आपने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की। मुझे लगता है कि 2003 से लेकर 2014 तक तो आप ही सत्ता में थे ना केंद्र में, और उसके पहले पंत साहब का कार्यकाल देख लीजिए, उसके पहले गिल साहब का कार्यकाल देख लीजिए, उसके पहले शेषन साहब का कार्यकाल कर लीजिए। सोनिया गांधी जी अपॉइंट करती थी भैया, उस समय की ये स्थितियां थी। उसके बाद में आप बताइए 2014 के बाद में आपने कहीं आपत्ति दर्ज कराई क्या? 2014 के बाद में मजबूत जनादेश के साथ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। उसके बाद में अगर राज्यों की बात करेंगे तो तेलंगाना, झारखंड, उसके बाद में कर्नाटका, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ तो आपकी सरकार है। तो कह दीजिए हम वोट चोरी से सरकार बनाए हैं, और अगर वोट चोरी से नहीं बने हैं तो सबसे पहले नैतिकता के आधार पे वहां से इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन सिर्फ आरोप लगाना है ना। राहुल गांधी जी से जब प्रश्न किया गया था पत्रकारों द्वारा, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो मात्र आरोप लगाना है। मतलब जब उनसे कहा जाएगा चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आप एक भी आरोप को सिद्ध कर दीजिए, और इसी तरह का आरोप तो ईवीएम पे लगाया था। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि पूरे 24 घंटे का समय देते हैं, आप ईवीएम को हैक करके बताइए, तो दिल्ली कांग्रेस इकाई के जो अध्यक्ष थे अनिल कुमार साहब, वे वहां पर गए नहीं। शायद आम आदमी पार्टी के एक व्यक्ति गए थे, प्रेजेंटेशन उन्होंने देखा था। तो मुझे लगता है कि संवैधानिक जितनी भी प्रक्रिया है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर कुठाराघात करना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है। जब आप हार जाते हैं तो आप ईवीएम पे दोष देते हैं। अभी बताइए कुछ समय से ईवीएम का भूत शांत हो गया, मतलब ईवीएम अब ठीक काम कर रही है। दूसरी बात है कि चुनाव चलते बिहार के बात उठाते हरियाणा की, और उठाते कहां है? दिल्ली में जाकर। मतलब दिल्ली की बात को, ठीक है विनोद तिवारी जी, देखिए दिल्ली की फर्जी वोटर को लेकर के चुनाव आयोग भी ये मानता है, मध्य प्रदेश में भी करीब लाखों फर्जी वोटर हैं, ये बात भी चुनाव आयोग मानता है। ऐसे में सवाल तो यह है कि यदि कांग्रेस पार्टी के पास में, यदि विपक्ष के पास में कोई सबूत है, तो वो उसको एक ऐसे फोरम पे क्यों नहीं रखता जहां से उन्हें कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कार्रवाई हो, न्याय हो, जिसको लेकर के लगातार बात करते हैं। और जैसा कि जब आपने सवाल भी पूछा तो कहीं ना कहीं उस सवाल से बचते हुए भी अमित तावड़े जी भी नजर आए, उनसे भी छोटा जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले विनोद तिवारी जी। देखिए झा साहब, मैंने अभी ये बात उठाई कि भाई अगर कहीं कोई भी घटना दुर्घटना होती है, अगर किसी से कोई शिकायत है, कहीं कोई कमी है, कोई फर्जीवाड़ा है, तो भाई एक फोरम पे आपको जाना पड़ेगा ना। अगर राजस्व से संबंधित मामला है तो कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा, अपराध से संबंधित मामला है तो पुलिस के पास जाना पड़ेगा, निर्वाचन से संबंधित मामला है तो निर्वाचन अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, अलग अलग नगर निगम की कोई बिल्डिंग परमिशन का मामला है तो नगरीय प्रशासन के पास जाना पड़ेगा। अलग अलग फोरम के लिए, अलग अलग शिकायतों के लिए अलग अलग फोरम बने हुए हैं, सरकार ने फोरम बना रखे हैं, व्यवस्था बना रखी है।
उस व्यवस्था का तो पालन करना ही पड़ेगा। सिर्फ इतना भर कह देने से कि साहब मैंने तो आरोप लगा दिया है, मेरा काम आरोप लगाने का, ये बात बहुत लोकतंत्र के हिसाब से भी बहुत वाजिब नहीं लगती है और बहुत अगंभीर बात लगती है। आपको समय की कमी है, 10 सेकंड में अमित तावरे जी जवाब दीजिएगा। आरोप लगाते हैं लेकिन आप संवैधानिक जगह पे जाकर के सबूत नहीं देते। अमित तावरे जी, बड़ी एक हास्यास्पद बात है। कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ चोरी हुई हो और जब वो थाने गया हो और उससे कोई थाना प्रभारी ये बोले कि भैया सारे प्रमाण लेकर आओ, चोर कहाँ रहता था वो बताओ, चोर कौन सी शर्ट पहना था भैया ये बताओ, चोर सामान कहाँ लेकर गया ये बताओ। लेकिन किसी के घर में चोरी हो और वो मोहल्ले वासियों को दिखाए कि देखिए सीसीटीवी फुटेज किस तरीके से चोर आ रहा है, चोरी कर रहा है, ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन जब पुलिस ये कहे कि भाई साहब सबूत हमें भी दे दीजिए और पुलिस को ये कहा जाए कि नहीं हम तो मोहल्ले वासियों को दिखा दिया, आपको क्यों दे, तो ये भी तो कहीं ना कहीं हास्यास्पद है। हालांकि देखिए हमारे पास में समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अमित तावरे जी और विनोद तिवारी जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए भोपाल में एक 400 स्क्वायर फीट के घर में 100 से ज्यादा लोगों का मिलना, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है और ये कह रही है कि देखिए वोट चोरी को लेकर के हम लगातार दावे कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एसआईआर तो हम लेकर आए हैं और एसआईआर के तहत ही ये सारी चीजों की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यदि कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि वोट चोरी हो रही थी तो फिर एसआईआर का विरोध क्यों किया जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।